हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज है फ्राइडे टेस्ट। तो इस हफ्ते जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनमें से कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो आप सिर्फ अभी आंसर करेंगे। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आप जस्ट आंसर कीजिए। ट्राई टू आंसर फास्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें बस क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, मतलब इतना टाइम होता नहीं है। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोगों की कोशिश ये हो कि आप फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये टाइम आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों में लगा सकते हैं अगर आप सीडी को देखते ही आंसर कर पाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। एक्सप्लेनेशन अगेन मैं इतना नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ इन सभी क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि जो स्टेज 4 है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, आइडियलिस्टिक रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सो आंसर कीजिए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्पेशल रीजनिंग जो है इसकी सेंस एक स्टेज पहले यानी कि थर्ड स्टेज पर कंक्रीट ऑपरेशनल पे ही आ जाती है, जबकि बाकी स्टेजेस जो होती हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एंग्जाइटी, मतलब मैथ्स एंग्जाइटी का इनमें से कौन सा एक ऐसा घटक नहीं है जो मैथ एंग्जाइटी पैदा करता है, यानी कि मैथ्स को लेकर जो चिंता तनाव होता है वो पैदा नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है। पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय की प्रकृति, जेंडर, लिंक, एग्जामिनेशन सिस्टम या करिकुलम। सो आंसर फास्ट। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप कर दें, ताकि थोड़ा सा मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊं उसके। लाइव चैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सी, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ही उसको कर दे कंटिन्यू। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है मैथ से या नहीं हो रही है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का सेम केस रहता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट का जो नेचर है मैथ्स का, उससे डरते हैं लोग, एग्जामिनेशन से डरते हैं, मैथ्स में नंबर कम आएंगे, मैथ्स में फेल हो जाएंगे, फिर करिकुलम जो है बहुत वास्ट करिकुलम सिलेबस ये सब होता है तो उससे भी डर लगता है। बट जेंडर इज नॉट द रीजन ऑफ मैथमेटिक्स एंग्जाइटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं होता है, उनके लिए नहीं होता है, बेसिकली स्पेसिफिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए नहीं होता है। स्पेशल क्लासेस, रेमेडियल टीचिंग, एक्सेलरेशन, एनरिचमेंट, रेगुलर क्लासरूम सेटिंग। तो कीजिए फटाफट से आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ABCD है ये, सामान्य कक्षा में संवर्धन, ये नहीं, मतलब ये सारे होते हैं। एक्सेलरेशन भी देने की कोशिश करते हैं, एनरिचमेंट देने की कोशिश करते हैं, स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं, बट रेमेडियल नहीं कर सकते। ये सुधारात्मक टीचिंग होती है, ये बेसिकली स्लो लर्नर्स के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्पीकिंग और राइटिंग इन सच ए वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, तो आप लिखना और बोलना जो है वो इस तरह से करते हैं ताकि दूसरों पर इम्पैक्ट हो, दूसरों पर प्रभाव छोड़ें आप उस चीज का। तो ये किस तरह का फंक्शन है लैंग्वेज का? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है, फोनीम्स ऑफ लैंग्वेज है, प्रैग्मेटिक्स है या फिर मॉर्फीम्स है, व्याकरण, ध्वनिग्राम, व्यावहारिक रूप या फिर रूपग्राम। तो करिए आंसर फटाफट से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रैग्मेटिक्स, क्योंकि इसमें हम बेसिकली लैंग्वेज का यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किस इंसान से कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं इससे भी डिपेंड करता है। तो मतलब हम दूसरे जो हमारी बात सुन रहा होता है या फिर जो हमारी बात पढ़ रहा होता है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने की कोशिश हम करते हैं, तो ये है प्रैग्मेटिक फंक्शन लैंग्वेज का। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलेसेंट्स ability to evaluate the logic of verbal statement without referral to real world circumstances, तो जो वर्बल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स होती है जिनका रियल वर्ल्ड से कोई खास कनेक्शन नहीं होता, बट वो मन में एज्यूम करनी होती है, एज्यूम करके ही हमें कंक्लूजन निकालना होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं ये बताना है कि ये एडोलेसेंट्स की कौन सी एबिलिटी होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, प्रीपोजिशनल थॉट, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, कॉग्निटिव मैपिंग या डिसेंट्रेशन। करिए फटाफट से आंसर। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशनल थॉट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है, डैश लर्निंग इज ए मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेबिलिटीज अंडर अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल कंडीशन, तो इनमें से कौन सी कॉम्पिटेंसी या फिर कौन सी कैपेबिलिटी है
सॉरी कैपेबिलिटी नहीं, मतलब कौन सी लर्निंग है जो फिक्स्ड कैपेबिलिटीज, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स हैं, उन पर आधारित होती है, और इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल कंडीशन यानी कि बाहरी वातावरण की भी आपको जरूरत पड़ती है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बताइए ये कौन सी एक्टिविटी है या फिर लर्निंग है? लिसनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन या स्पीकिंग? एंड आंसर फास्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जितना जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ के करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान से मत पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, दूसरे सेक्शंस भी होते हैं, तो सीडी ऐसा सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऐसा है जो मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इतना। तो आई होप कि आप ये जो चीज़ इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइटिंग। राइटिंग में आपको फाइन मोटर स्किल्स की बहुत जरूरत होती है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक आपके सामने एक टीचर होना चाहिए जो आपको राइटिंग सिखाए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो फिक्स कैपेबिलिटीज आपकी फाइन मोटर स्किल्स होगी, एक्सटर्नल कंडीशन मतलब आपको टीचिंग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे राइटिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोज में बताया है। तो बताइए ये क्या नीड था, क्या किस वजह से ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो स्टार्ट किया गया था? पॉपुलेशन कंट्री की असेस करने के लिए, टीचर्स की नॉलेज को असेस करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स के लिए, या चाइल्ड्स नॉलेज यानी कि बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए? तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू असेस द लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को असेस करने के लिए था, और यहाँ पर कुछ लर्निंग आउटकम्स जो हैं प्रिंट कराकर सेलेक्ट कर बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज को फॉरवर्ड भी किए गए डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग आउटकम्स जो है उनको असेस करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग ए लर्निंग कल्चर इन स्कूल? तो एक स्कूल में लर्निंग कल्चर डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा असेंशियल है या बेस्ट डिफाइन करता है, एक तरह से अच्छी तरह से बताता है, परिभाषित करता है अच्छी तरह से? लर्निंग आउटकम, क्रिएटिंग ए कॉमन विजन, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर प्लान, या फिर टीम लर्निंग? तो बताइए क्या होगा आंसर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर फास्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टीम लर्निंग। टीम लर्निंग का एक माहौल आपको क्रिएट करना है ताकि एक बहुत ही बेहतर लर्निंग कल्चर स्कूल में बन सके। तो ये होगा टीम अधिगम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग? तो लेवल ऑफ लर्निंग में ये कुछ चीजें हैं, इनको आपको एक सही पैटर्न में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एक तरह से बढ़ती हुई उसमें समझ लीजिए इस चीज को। तो कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक चला जाता है सफर, ये बताना है, ये लेवल ऑफ लर्निंग। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस तो सेम ही है, बस आगे पीछे हैं कुछ कुछ, फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। तो फटाफट से आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले फैक्ट्स, फैक्ट से बनती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज आती है, नॉलेज को जब हम कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं तो विजडम बन जाता है, यानी कि प्रज्ञान बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज when the development of the same subject is studied over a period of time। तो जब एक ही तरह के सब्जेक्ट को, या फिर हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, किसी वेरिएबल को बार बार स्टडी किया जाता है एक ही पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन उस पीरियड में इसी चीज को बार बार स्टडी किया जाता है। तो बताइए क्या होगा ये? लाइफ हिस्ट्री स्टडी होगी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल? फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो गाइज ये था आपका टेस्ट। आपके टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया जरूर लिखकर बताएं, 10 में से कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है। सपोज किसी को 8 आउट ऑफ 10 मिले होंगे, किसी को 9 आउट ऑफ 10 मिले होंगे, कुछ भी जो भी है अपना कमेंट सेक्शन में जो है स्कोर जरूर डाल दे, ताकि एक बार मैं गो थ्रू हो जाऊं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस आर आवर क्लासेस।